हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए 35 छोटे छोटे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। इस टिप्स से पैसे की भी बचत होगी, साथ में समय की भी बचत होगी और घर के सारे काम आप चुटकियों में निपटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है नींबू को लेकर। नींबू हम सभी मंगा के रखते हैं फ्रिज में और नींबू की चाय भी पीते हैं, शिकंजी भी पीते हैं, कई तरह की रेसिपी में भी यूज़ करते हैं। तो नींबू के छिलके को ना फेंके, आप इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आपको लेना है 1 गिलास पानी, बड़ा बर्तन यूज़ कीजिएगा। तो बड़ा बर्तन लेना है, सारी नींबू का छिलका रख दीजिए और साथ में रखना है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा और 1 चम्मच रखना है डिटर्जेंट पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में रखना है फिटकरी, छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं। इसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख देंगे, क्योंकि इसे बॉईल करना है तो ये मेल्ट हो जाती है, इसमें घुल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रखने के बाद 5 मिनट के लिए गैस पे हमें बॉईल करना है। जब आप बॉईल करेंगे तो देखेंगे झाग बनने लगती है, इसीलिए आपको बड़ा बर्तन यूज़ करना है, नहीं तो ये सारे ही उबल के बाहर आ जाएगी। जब 5 मिनट हो जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए। कम से कम 3 से 4 बॉईल आने देना है, उसके बाद गैस ऑफ करना है। और फिर जब ये सॉल्यूशन ठंडी हो जाए तो लास्ट में रखना है आधी चम्मच नमक। नमक से हर तरह के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और साथ में घर की क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको इस सॉल्यूशन में नमक मिक्स करने के बाद स्प्रे बॉटल में भर लेना है। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी बॉटल में आप इसे भर सकते हैं। और जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं तो एक ढक्कन इस लिक्विड को आप पोछा के पानी में रख लीजिए। पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे घर के अंदर। साथ में इस तरीके से आप सॉल्यूशन बना के रख सकते हैं जिससे कि आप बर्तन भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे पूजा का बर्तन है, तांबे की जो लोटा या प्लेट वगैरह होती है जिसमें हम भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं, उस बर्तन को भी आप क्लीन कर सकते हैं। बस डिटर्जेंट पाउडर अच्छा वाला लीजिएगा और पूजा के लिए अलग से आप बना के रख सकते हैं। इससे आप कांच के बर्तन को भी क्लीन कर सकते हैं, स्टील का बर्तन या तांबे पीतल का भी बर्तन क्लीन कर सकते हैं। तो जो नींबू का छिलका है उसे भी नहीं फेंकिएगा, किसी डब्बे में आप रख लीजिए और उसके बाद इसी से बर्तन आप धोएंगे तो जो भी ऑयल घी की चिकनाई है या फिर किचन में ज़्यादा दिन बर्तन ऐसे ही पड़ा रहता है तो उस पर भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, चिकनाई जम जाती है, तो उससे आप क्लीन करके इसे चमका सकते हैं। और ये जो लिक्विड है इसे आप घर के हर एक कोने में छिड़काव भी करें जिससे कि किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर छुप के होंगे तो वो सब निकल के भागेंगे। और आप जैसे कबर्ड पे या फिर फ्रिज के ऊपर जो चिकनाई जमा हो जाती है वो चिकनाई भी इससे दूर हो जाती है और एक शाइन आ जाती है कबर्ड में, या जिस चीज़ की भी क्लीनिंग करते हैं उसमें शाइन आ जाती है। तो इस तरह से आप लिक्विड क्लीनर बना के और पूरे घर को चमका सकते हैं। कोना कोना आपके घर का चमक उठेगा और बैड स्मेल भी दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की जो बरसात में कीड़े मकोड़े घर के अंदर आते हैं वो भी नहीं आएंगे। अगला टिप्स है क्लॉथ पिन। हम सभी यूज़ करते हैं, जब कपड़े सूखने के लिए रखते हैं तो क्लॉथ पिन लगा देते हैं जिससे कि कपड़ा गिरे नहीं और गंदा ना हो। तो इसे अगर ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, इधर उधर रख देते हैं, तो या तो ये टूट जाती है या फिर ये गुम हो जाती है। कई बार बच्चों के हाथ भी लग जाते हैं तो वो खेल खेल में तोड़ देते हैं। तो आप इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कुकर का जो रबर है खराब, उसे आप फेंके नहीं, इस तरह से क्लॉथ पिन को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर कुकर का रबर नहीं है तो आप उसकी जगह पे चूड़ी ले सकते हैं। कांच की चूड़ियाँ हो या फिर मेटल की हो, बस मजबूत होना चाहिए, वो ले लीजिए और इस तरह से सारे क्लॉथ पिन को चूड़ी में सेट कर लीजिए। देखने में ये बहुत प्यारा लगता है, कहीं पर भी आप रखेंगे तो ये देखने में खूबसूरत लगेगी, साथ में ये ना टूटेगी ना गुम होगी और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आसानी से मिल भी जाएगी। अगले टिप्स के लिए चाहिए क्लॉथ पिन, और इस तरह के क्लॉथ पिन अगर आपके पास है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर प्लेन वाली है तो छोटे छोटे होल कर लीजिए। एक ही होल करना है, आप चाहे तो एक जगह कर लीजिए, नहीं तो दोनों तरफ से होल कर लीजिए। अगर होल नहीं करना चाहते हैं तो जो इसमें तार लगी रहती है उसमें हमें बांधना है धागा, क्योंकि हम धागा बांधेंगे उसके बाद इस जो हैंगर है, हैंगर में उस धागे को हम अटैच करेंगे। तो हमें ले लेना है मजबूत धागा। तो मैं ली हूँ जो दरी सिलाई होती है जिस धागे से, वो धागा, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत धागा होती है, हाथ से आप उसे नहीं तोड़ सकते हैं। इसमें हमें कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रखना है तो इसलिए मजबूत धागे की ज़रूरत है, क्योंकि कपड़े जब ढेर सारे हम इसमें रखेंगे तो ये हैवी हो जाएगी तो टूट भी सकती है धागा। तो मजबूती से गांठ लगा दीजिए और इस तरह से जितने भी क्लॉथ पिन है आप इसमें लगा सकते हैं।
आप चाहे तो थोड़ी दूरी पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो पास पास में भी लगा सकते हैं। इस तरह से ढेर सारे क्लॉथ पिन इसमें लगा लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो जो नए वाले हैंकी या फिर बच्चों की छोटे छोटे जो टॉवल होते हैं या रुमाल है, कोई भी छोटा कपड़ा इसमें ऑर्गेनाइज करके और कबर्ड में एक जगह रख सकते हैं, जिससे कि कबर्ड मैसी भी नहीं रहेगा और ये एक जगह सुरक्षित भी रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आसानी से मिल भी जाएंगे। छोटे कपड़े अक्सर ही बहुत सारे कपड़ों के बीच में गुम हो जाती है, समय पे नहीं मिलती है। अभी वैसे बरसात का मौसम है तो आप छोटे छोटे कपड़ों को सुखाने में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। बरसात के मौसम में कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बार बार धूप चली जाती है, बारिश होने लगती है, फिर धूप निकलती है, तो कपड़े को बार बार अंदर बाहर करना होता है। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ, इसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। आप इस तरह की ऑर्गेनाइज़र बना के और घर में कहीं पर भी रख सकते हैं, जिससे कि जब बारिश होती है, बाहर कपड़े नहीं रख सकते हैं सूखने के लिए, तो घर के अंदर ही फ़ैन के नीचे कपड़े सुखा सकते हैं। तो आपको ले लेना है मजबूत डोरी। मैं यहाँ पे सूज का लेस ली हूँ, आप कोई मजबूत डोरी है तो वो ले लीजिए और जितना मर्जी हो आप इसमें क्लॉथ पिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद कहीं पर भी इसे बांध दीजिए, जैसे कि कहीं कील हो दीवार में तो बांध दीजिए, नहीं तो गेट में, विंडो में भी इस तरह से ग्रिल में बांध सकते हैं। और बांधने के बाद घर के अंदर ही फैन के नीचे ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। बस इसीलिए आपको मजबूत धागा लेना है, जिससे कि ढेर सारे कपड़े भी रखेंगे तो वो धागा टूटे नहीं। और इस तरीके से बारिश के मौसम में घर के अंदर ही आप कपड़े सुखा सकते हैं। बार बार आपको बाहर कपड़े ले जाना, सूखने के लिए रखना और वापस लेके आने का झंझट नहीं रहेगा, समय की भी बचत होगी। बारिश के मौसम में जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं और कई बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बहुत दिक्कत होती है कपड़े सुखाने में, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बार बार कपड़े गंदे कर लेते हैं या गीले कर लेते हैं और कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, तो समझ नहीं आती कि बच्चों के कपड़े को कैसे सुखाएं। तो आप घर के अंदर ही बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़े को सुखा सकते हैं फ़ैन के नीचे, और जीरो कॉस्ट में ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। वैसे मार्केट में तो मिलती है बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइज़र, लेकिन उसे खरीदने में पैसे लगते हैं, पर ये ज़ीरो कॉस्ट में आप इसे बना सकते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं है। क्लॉथ पिन हम सभी रखते हैं और इस तरह की जो टोकरी होती है वो भी होती है, तो बड़ी या छोटी आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें उतनी बड़ी या छोटी आप इस तरह की टोकरी ले लें। और क्लॉथ पिन को धागे में बांध के और इस तरह से डलिया में बांध देना है। आप मजबूत धागा लीजिएगा और क्लॉथ पिन में अगर होल है तो उसमें आप धागा को बांध दीजिए, नहीं तो जो पिन लगी रहती है, तार लगी रहती है क्लॉथ पिन में, उसमें बांध के और उसके बाद इस तरह के टोकरी में बांध देनी है। ढेर सारे आप क्लॉथ पिन इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद मजबूत धागा लीजिए और बीच में लगा देना है, जिससे कि कहीं पर भी इसे आप टांग सके, खासकर फैन के नीचे अगर टांग के, और फिर चाहे तो इसमें ढेर सारे कपड़े आप बच्चों के छोटे छोटे सुखा सकते हैं। बस ज़्यादा हैवी ना हो, जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे जीन्स हो गया, शर्ट हो गई, वो नहीं सुखा सकते हैं, पर बच्चों के, बड़ों के भी छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो आप आसानी से सुखा सकते हैं। तो इस तरह से मजबूत धागा लीजिएगा, जिससे कि ढेर सारे कपड़े, जब गीले कपड़े होते हैं तो हैवी हो जाते हैं, तो उसमें ढेर सारे जब कपड़े सुखाएंगे तो ये टूटे नहीं। तो मैं गांठ लगा ली हूँ और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे मैं कट करके हटा दूँगी। ये बहुत बढ़िया फ्री का ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाती है। और बारिश के मौसम में इसमें ढेर सारे कपड़े सुखाएंगे, आपको बार बार कपड़े बाहर ले जाना, सूखने के लिए रखना और फिर जब बारिश होती है तो लेकर आने की झंझट नहीं होगी। आप घर के अंदर ही ढेर सारे इस तरह से कपड़े को सुखा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैंची हम सभी अपने घर में रखते हैं, चाहे सिलाई करें या ना करें, पर अगर एक से ज़्यादा रखते हैं तो कई बार एक ही कैंची यूज़ करते हैं, दूसरा ऐसे ही रखा रहता है, तो जिस वजह से कभी उसमें जंग लग जाती है या धार कम हो जाती है, उससे कपड़े तो क्या पेपर भी नहीं कट होते हैं। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ, जिससे कि चाहे कितना भी जंग लगा हुआ है, सालों पुराना कैंची है और उसमें जंग ज़िद्दी पकड़ लिया है, तो आप उसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो आपको ले लेना है कोलगेट पेस्ट, वाइट वाली ही लीजिएगा कोलगेट पेस्ट, और अच्छे से कैंची के ऊपर इस तरह से लगा देना है। बढ़िया से लगाइएगा और लगाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद स्टील स्क्रबर ले लीजिए या कोई भी रफ वाली स्क्रबर से घिस के इसे क्लीन कर लेना है। आसानी से ये क्लीन हो जाती है, आपको कोई मेहनत, कोई झंझट नहीं करनी होगी, और साथ में इसकी धार भी तेज हो जाती है। तो इस तरह से आप कैंची को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद पानी से धो लीजिए बढ़िया से। पानी से धोने के बाद इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है,
आपको मैं आगे बताती हूँ कि किस तरह से रखेंगे जिससे कि इसमें वापस से जंग नहीं लगेगी। तो कैंची को अच्छे से साफ़ करने के बाद धो लीजिए और धोने के बाद कपड़े से पोंछ लेना है जिससे कि बिल्कुल भी पानी ना रहे, क्योंकि अगर कैंची में थोड़ा सा भी पानी लगा हुआ है तो वापस से जंग लग सकती है। अब इसके धार को तेज करने का आपको मैं कई तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि कैंची की धार को घर पर ही तेज कर सकते हैं। ना ही पैसे खर्च होंगे और ना ही ज़्यादा समय लगने वाली है। फ्री के जुगाड़ से आप इसकी धार को इतना तेज कर लेंगे कि कपड़े भी कट जाएंगे। तो आपको ले लेना है दवाई का पत्तर, खाली दवाई का पत्तर। बहुत सारे घर में ऐसे पड़े रहते हैं, तो ढेर सारे पत्तर ले लीजिए और इस तरह से बारीक बारीक आपको कट करना है। जैसे ही आप ढेर सारे कट करेंगे तो आसानी से इसकी धार तेज हो जाती है। दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से दवाई के पत्तर को घिसिए या फिर कोई भी नोकीली चीज़ ले सकते हैं, कैंची ही दूसरा ले लीजिए और उसको इस तरह से जब आप घिसते हैं, साइड से घिसना है तो इसकी धार तेज हो जाती है। या फिर आप नेल पेंट की शीशी ले सकते हैं, उसे भी अगर घिसते हैं काफ़ी देर के लिए तो इसकी धार तेज हो जाती है। या फिर सबसे अच्छा है फॉइल पेपर ले लीजिए, फॉइल पेपर को इस तरह से बारीक बारीक कट करेंगे तो इसकी धार तेज हो जाएगी। या फिर आपके पास स्टील स्क्रबर है पुरानी वाली, तो उससे भी इसे जब काटने की कोशिश करते हैं तो इसकी धार तेज हो जाती है। तो अनेकों तरीका है इसकी धार को तेज करने का। आप पुराना कप ले सकते हैं और उसके कप के ऊपर जब इस तरीके से जब इसे घिसेंगे तो इसकी धार तेज हो जाएगी। या कांच की चूड़ियाँ ले लीजिए, तो डिजाइन वाली नहीं लीजिएगा, प्लेन वाली कांच की चूड़ियाँ लीजिए और इसे कट करने की कोशिश करना है तो इसकी धार तेज हो जाती है। और एक लास्ट तरीका बता रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको ले लेना है नमक और नमक में इस तरह से कैंची को रख के चलाना है। जब आप चलाते हैं तो इसकी धार काफ़ी हद तक तेज हो जाती है। उसके बाद आप क्या करिए, कैंची को पोंछ लीजिए। बढ़िया से पोंछने के बाद बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, इसमें पानी जरा सा भी लगा नहीं होना चाहिए। और सरसों तेल या फिर मशीन का ही ऑयल होता है, जो सिलाई मशीन है उसकी ऑयल होगी, तो उसे आप अच्छे से लगा के रख दीजिए। तो इससे कैंची में जंक नहीं लगेगी दोबारा से। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। तो हमें ले लेना है 3 बॉटल। आप कोई भी पानी का बॉटल या फिर इस तरह की कोल्ड ड्रिंक माजा की बॉटल होती है वो ले सकते हैं और इस तरह से इसे बीच से कट कर लेना है। अगर इसकी धार जो है वो थोड़ी सी तेज हो, यानी कि ऊपर से जो हमने कट किया है तो शार्पनेस लगे, तो आप क्या करें कि चाकू को थोड़ा गर्म करके और इस तरह से ऊपर से चला देना है जिससे कि इसकी धार कम हो जाएगी। तो तीनों बॉटल को हमने कट कर लिया है और अब इसमें होल करना है। तो मैं 2 बॉटल में होल कर ली हूँ और तीसरे में अभी आपके सामने होल करूँगी जिससे कि आपको भी पता लगे किस तरह से होल करना है। तो आप कोई भी पेचकस ले सकते हैं या कोई नोकीली चीज़ ले लीजिए और उसे गर्म करने के बाद इस तरह से होल करना है। तो तीनों ही बॉटल में एकदम बराबर में ही होल करना है। और अब ले लेना है इस तरह के हैंगर। अगर आपके पास स्टील वाली हैंगर है तो वो भी ले सकते हैं, वो बढ़िया रहेगा, नहीं तो प्लास्टिक की भी ले लीजिए। और चाकू को गर्म करके एक तरफ से इसे कट कर लेना है। तो नीचे से नहीं कट कीजिएगा, ऊपर की तरफ से ही कट करना है। और अब एक एक जो बॉटल हमने कट किया है उसे इसमें सेट कर देना है। होल थोड़ा बड़ा करेंगे तो आसानी से ये जो बॉटल है इसमें चली जाती है। सारे बॉटल को इसमें लगाने के बाद जहाँ से हमने कट किया है उसे ज्वाइंट कर देंगे। तो आप टेप ले लीजिए और टेप से इसे मजबूती से ज्वाइंट कर देना है, क्योंकि इस तरह से कटा हुआ देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और कई बार होता है कि जब हम भारी सामान इसमें रख देंगे तो ये नीचे की तरफ ही आने लगेगी, तो इसलिए इसे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद किचन के जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं इसमें आप रख सकते हैं, जिससे आपका जो काम है आसान रहेगा। कई बार हम छोटे छोटे जो किचन के टूल्स होते हैं उसे ढेर सारे बर्तनों के बीच में रख देते हैं तो नहीं मिलती है। तो फ्री के जुगाड़ से इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना के आप किचन के जो छोटी छोटी चाकू छुरी चम्मच होती है रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगला टिप्स है, पुरानी चूड़ियाँ काफ़ी सारी हम लेडीज़ के पास होती है, समझ नहीं आता है नई वाली को हम रखे चूड़ी बॉक्स में या फिर पुराने वाले को। तो आप ले लें हैंगर, अगर स्टील वाली है तो ले लीजिए, नहीं तो प्लास्टिक वाली है तो इस तरह से, तो उसे भी ले लेना है। हल्का सा इसे कट करना है जिससे कि हम सारी चूड़ियाँ इसमें अरेंज करके रख सके। तो मैं हल्का सा गर्म करके चाकू को और इसे कट कर ली हूँ। नीचे से नहीं कट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ से ही हैंगर को कट करना है। और अब जितनी भी चूड़ियाँ इसमें आ सकती है रख लीजिए। कांच की चूड़ियाँ बहुत नाजुक होती है और ढेर सारे जब हम चूड़ियों के बीच में रखते हैं तो वो टकरा के टूट जाती है और बहुत महंगे आते हैं। तो इस तरह से जब आप ऑर्गेनाइज करके चूड़ी को रखेंगे तो ना ही टूटेंगे ना ही ख़राब होंगे और दोबारा कभी भी आपको अगर पहनना हो तो आसानी से इसमें से निकाल के पहन भी सकते हैं।
अब हमें क्या करना है, जहाँ से कट किए हैं वहाँ हमें गांठ लगानी है। तो आप रबर बैंड ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत भी होता है। तो इस तरह से गांठ लगा के और हैंगर में ही इसे लगा देना है, जिससे कि ये गांठ खुले नहीं। जब आपको निकालना हो चूड़ी इसमें से तो आसानी से गांठ खोल भी सकते हैं। अब इसे कबट में रख दीजिए या कहीं पर भी टांगेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली है और इससे चूड़ियाँ आपके ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप कबट में रखते हैं तो धूल डस्ट भी नहीं लगेगी और आपकी चूड़ी सुरक्षित रहेगी। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। तो अगर आपके पास हैंगर नहीं है या हैंगर में नहीं रखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं, कई बार पार्सल मंगाते हैं चूड़ी या फिर कोई और भी सामान कॉस्मेटिक चीज़ें मंगाते हैं तो इस तरह के बॉक्स में आते हैं। तो आप उसे ना फेंके, उसमें सारी पुरानी चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो जिससे कि धूल डस्ट से भी बचेगी, साथ में टूटेगी भी नहीं। अगली टिप्स है बेल्ट को लेकर। काफ़ी सारे बेल्ट घर में होते हैं, नए भी पुराने भी, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं। अब इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके ना रखा जाए तो ये जगह भी ज़्यादा छेकती है और साथ में ये उलझती भी रहती है बाकी बेल्ट के साथ। तो इस तरीके से आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये कम जगह में ढेर सारे बेल्ट आ भी जाते हैं और ये इस तरह से टाइटली ऑर्गेनाइज होती है कि आप जैसे मर्जी हो इसे रख दें, ये बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है और एक दूसरे में उलझने वाली भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बाहर से आपको बेल्ट को अंदर की तरफ लेकर आना है, इस तरह से लेकर आना है और उसके बाद जितना छोटा आप इसे फोल्ड करना चाहते हैं उतना आप इसे छोटा इस तरह से फोल्ड करते जाइए। तो ये टाइटली फोल्ड हो जाती है और बहुत ही बढ़िया और कम जगह में ये आ भी जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो कम जगह में ढेर सारे इस तरह से आप सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये कैसा लगा आपको आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है प्रेस को लेकर। प्रेस हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेस की वायर को अगर सही तरीके से ना रखें तो ये वायर ख़राब हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, प्रेस करने के बाद उसकी वायर को प्रेस की हैंडल में ही इस तरह से लपेट देते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप लपेटते हैं तो जहाँ से वायर ज्वाइंट होती है वहाँ से उसकी वायर धीरे धीरे कटने लगती है, फिर प्रेस ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। जब भी आप प्रेस यूज़ कर ले तो उसके बाद उसकी वायर को इस तरीके से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद कोई भी आप इलास्टिक की रबड़ या कुछ भी आप लगा दीजिए, जिससे कि ये एक जगह बंधा रहेगा। तो इस तरह से रबर बैंड ही लगा दीजिए या इलास्टिक वाली रबर लगा के और इसे रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। चाहे तो इसी में फिक्स कर दीजिए, इसे अंदर की तरफ इस तरह से रख देंगे तो इससे आपकी जो वायर हैं प्रेस के वो ख़राब नहीं होंगे और प्रेस भी सुरक्षित रहेगी, सालों साल चलेगी। दूसरा तरीका है, सर्दियाँ जाने के बाद बहुत सारे इस तरह के पुराने कैप घर में पड़े रहते हैं, तो आप उसे प्रेस के कवर के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप कोई भी पुराना सा कैप ले लीजिए और इस कैप को प्रेस में इस तरह से पहना देना है। जब आप इस तरह से रखेंगे या फिर खड़ा करके भी रखेंगे तो इसमें धूल डस्ट नहीं लगेगी और कई बार गिर जाता है तो स्क्रैचेस लग जाते हैं, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से सालों साल आपके प्रेस सुरक्षित रहेंगे, साफ़ सुथरे एकदम नए जैसे रहेंगे। अगली टिप्स है, जब दाल या सब्ज़ी कुकर में बनाते हैं या चावल भी बनाते हैं तो कई बार पानी ज़्यादा होने की वजह से या फिर ऐसे भी विशल लगती है तो कुकर की लीड बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और उसे साफ़ करने में पानी भी ज़्यादा लगता है और समय भी। तो एक छोटा सा टिप्स ट्राई कीजिएगा। आपको ले लेना है टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर की जगह कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं और इस तरह से बीच में एक छोटा सा होल कर देना है। अब सीटी निकाल के और इसे लगा दीजिए। लगाने के बाद जब विशल लगेगी तो जो भी जैसे पीलापन दाग हो जाती है, जैसे सब्जी बनाए दाल बनाए तो जो दाग होती है ये कपड़ों पे लगेगी या फिर टिश्यू पेपर पर लगेगी, लेकिन कुकर की लीड या कुकर बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो इसे आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं तो इसे डस्टबिन में डाल दें। अगर कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत साफ़ कर लें। जैसे ही आप साफ़ करेंगे समय भी नहीं लगेगी और कपड़े साफ़ भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से पानी की भी बचत होगी, साथ में आपके काम भी नहीं बढ़ेंगे, फटाफट आप कुकर क्लीनिंग कर सकते हैं। अगला टिप्स है चाय की छन्नी को लेकर। चाय की छन्नी को अगर समय समय पे क्लीन ना किया जाए तो उसमें जो चाय की जो डट है वो बैठ जाती है और छन्नी खराब दिखती है, काले काले हो जाते हैं। तो आज मैं इसे साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। आप क्या करें, पानी गर्म कर लें और अच्छे से गर्म करना है और अब लेना है कोई बड़ा सा बर्तन जिसमें कि ये डिप हो सके। इसमें रखना है आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा और जितनी भी छन्नी है उसे आप इस पानी में डिप करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के लिए भी अगर छोड़ते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है, जो चाय की जो डट इसमें फंस जाती है जाली में,
वो सब निकल जाती है अपने आप। उसके बाद ब्रश की मदद से इस तरह से क्लीन कर लीजिए। तो छन्नी जितनी भी पुरानी क्यों ना हो और काली होगी, आप देखेंगे इस तरह से सारी ही गंदगी निकल जाती है और छन्नी एकदम नए जैसी हो जाती है। और ये जो पानी है इसे फेंकना नहीं है, आप किचन सिंक में या फिर वॉश बेसिन में रख दीजिए, जिससे कि किचन सिंक की जो पाइपलाइन में काई जमा हो गई होगी या कीड़े मकोड़े हो गए होंगे तो वो भी मर जाएंगे। अगली टिप्स है कसूरी मेथी को लेकर। कसूरी मेथी पराठे में भी डालते हैं, आलू के पराठे बनाए या फिर छोले की सब्जी बनाए, कढ़ी बनाते हैं तो उसमें भी रखते हैं। लेकिन कई बार नमी आ जाती है और नमी होने के कारण इसमें जो फ्लेवर जो खुशबू होती है वो उभर के नहीं आती है, और क्रश भी करते हैं हथेली पर रख के तो क्रश नहीं होती है। और जब तक क्रश करके ना रखें इसकी खुशबू जो फ्लेवर है उभर के नहीं आती है। तो आप क्या करें, धूप में इसे बिल्कुल भी ना रखें ड्राई होने के लिए, नहीं तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं और खुशबू भी नहीं आती है। तो जब दाल बनाते हैं या फिर चावल बना रहे हैं या कुछ बॉईल कर रहे हैं तो एक बर्तन में आप कसूरी मेथी को रख दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। उसके बाद ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आप इसे क्रश करके और डब्बे में भर सकते हैं, या फिर ऐसे भी अगर डब्बे में रख देते हैं तो जब आप रखेंगे सब्जी में या फिर कढ़ी में रखना हो तो आप आसानी से इसे क्रश कर सकते हैं। लेकिन धूप में मत रखिएगा, क्योंकि धूप में रखने की वजह से इसके कलर चेंज हो जाते हैं। क्रीम का यूज़ कई तरह की रेसिपी में किया जाता है, और जब भी हम ऐसी कोई रेसिपी बनाते हैं जिसमें हमें क्रीम चाहिए तो हम मार्केट से लेकर आते हैं। आज मैं घर पर ही क्रीम निकालना आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, जब आप पैकेट वाली दूध ले रहे हैं और उसे फाड़ के बॉईल करने के लिए रख रहे हैं या फिर दूध वाले से लिए हैं, तो दूध को बॉईल करने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जैसे हम दूध को बॉईल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो मलाई ऊपर आ जाती है, वैसे ही जब आप बगैर दूध को बॉईल किए हुए फ्रिज में रख देते हैं तो जो क्रीम होती है इस तरह से ऊपर आ जाती है, एक मोटी सी लेयर बन जाती है। तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद एकदम ताज़ी फ्रेश क्रीम की जब रेसिपी बनाएंगे या किसी भी सब्जी में रेसिपी में डालते हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाती है, और फ्री में आपको क्रीम भी बन जाती है। और इस दूध का जो टेस्ट है वो भी ख़राब नहीं होती है। इसे बॉयल करके आप बच्चों को दे सकते हैं पीने के लिए, खुद भी पी सकते हैं, या फिर खीर बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से घर पर ही आप क्रीम बना सकते हैं। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। लहसुन हम सभी डेली ही खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन लहसुन को अगर छीलना हो तो बहुत मुश्किल लगता है छीलने में, क्योंकि बहुत टाइम लग जाती है। और जिस दिन अधिक मात्रा में लहसुन की ज़रूरत है, यानी चटनी बनाने हो या किसी भी रेसिपी में ज़्यादा अगर लहसुन छील के रखना हो, तब तो बहुत समय लगती है। तो आज एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ जिससे कि आप ढेर सारे लहसुन को मिनटों में छील सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जवे अलग कर लेने हैं इस तरह से, और ले लेना है स्टील की छन्नी, और जितना भी लहसुन आपको छीलना है इस छन्नी में रख लीजिए। और रखने के बाद इसे गैस पर लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा, या फिर लो फ्लेम ही रखें, और उस पर कुछ सेकेंड के लिए इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद जो इसका छिलका होता है वो बहुत हल्के हो जाते हैं, और फिर आसानी से आप इसके छिलके को निकाल सकते हैं। तो इससे समय की भी बचत होती है और हाथ में दर्द भी नहीं होता है। कई बार ना लहसुन बहुत ज़्यादा देर, जब हम बहुत सारी लहसुन को छीलते हैं तो फिर उंगलियों में बहुत दर्द होती है, नेल में दर्द होने लगते हैं। तो इस तरीके से जब आप लहसुन को छीलेंगे तो ना ही नेल्स में दर्द होगी और ना ही समय ज़्यादा लगेगी, समय की भी बचत होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से ढेर सारे लहसुन को छील के आप पूरे सप्ताह के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगली टिप्स है, भिंडी की सब्ज़ी कई लोग रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, पर उस सब्ज़ी का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है जितना कि हम सरसों तेल में बनाते हैं। सरसों तेल में भिंडी की भुजिया बनाएं या फिर सब्ज़ी बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप भिंडी की सब्ज़ी मसाले वाली बनाते हों या फिर भुजिया बनाते हों तो सरसों तेल में बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दूसरा टिप्स बताती हूँ कि जब भी भिंडी की भुजिया बनाएं या फिर सब्ज़ी बनाएं तो नमक लास्ट में रखें। अगर भुजिया बनाते हैं और नमक स्टार्टिंग में ही रख देते हैं तो जो भिंडी है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और लसलसापन भी आ जाती है, और अगर नमक लास्ट में रखते हैं तो भिंडी की भुजिया बहुत अच्छी बनती है, क्रंची बनती है। अगला टिप्स है, प्याज हम सभी डेली खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन प्याज के छिलके का क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि प्याज के जो छिलके हैं वो कितने फ़ायदेमंद हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी प्याज आप यूज़ करते हैं आप वो प्याज
प्याज का छिलका को इकट्ठा करके रखिए। कैरी बैग ले लें और उसमें आप जमा करके रखिए। और जब ढेर सारा हो जाए या फिर थोड़ा सा भी अगर प्याज का छिलका है तो उसे किसी भी बर्तन में आप रख दीजिए, पानी में डिप करके। आप पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो 1 या 2 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें जितने भी प्याज के छिलके हैं उसे आप डिप करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए। और रखने के बाद आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो जाती है, इस तरह के कलर हो जाते हैं। तो जो भी प्याज का छिलका है उसे छान के और अब डस्टबिन में इसे रख देना है। और रखने के बाद ये जो पानी है इसे आप हर तरह के प्लांट में रख सकते हैं। जब आप प्याज के छिलके का पानी रखते हैं पौधों में तो पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और एकदम हरे भरे हो जाते हैं। खासकर जेड प्लांट में और मनी प्लांट में प्याज की पानी को ज़रूर देना चाहिए। इससे पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। दूध हर रोज़ ही हम सभी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूध ले तो लेते हैं लेकिन इमरजेंसी में कहीं जाना होता है या फिर 1-2 दिन के लिए भी अगर जाना पड़ जाए तो हम इस दूध को कैसे रखें जिससे कि हम वापस आएँ तो दूध हमें अच्छी मिल जाए, यानी कि इसका ना टेस्ट ख़राब हो या ना दूध ख़राब हो। तो आप क्या करें, दूध में 3 से 4 इलायची हरी वाली रख दें। तो फिर जब आप 2-3 दिन बाद भी वापस आएंगे तो दूध का टेस्ट ख़राब नहीं होती है। अगली टिप्स है चाकू हो, इस तरह से बहुत सारे किचन में होते हैं और हम डेली ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसकी भी क्लीनिंग ना किया जाए तो देखने में बहुत गंदा लगता है और धीरे धीरे इसकी धार भी कम हो जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए आप या तो ग्लास ले लें या फिर लोटा या जग ले सकते हैं। अगर बड़ी वाली चाकू है तो आप लोटा या फिर जग ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह की ग्लास ले लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी रखना है और पानी में जितना भी चाकू है, छुरी है या पिलर है तो वो आप रख दीजिए। और अब रखना है बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा, साथ में रखनी है विनेगर, तो 1 चम्मच विनेगर रख देने हैं और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। तो जितनी भी डर्ट गंदगी होती है या चिकनाई होती है वो सब अपने आप निकल जाती है। उसके बाद ब्रश की मदद से इसे साफ़ कर लीजिए तो बहुत अच्छे से जितने भी चाकू है, पिलर है, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, एकदम नई जैसी। तो मैं इसे ब्रश की मदद से सबको साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं अब इसे धो के और फिर दिखाती हूँ कि एकदम नए जैसी हो गई है। तो इस तरीके से जितने भी चाकू हैं आप उसे साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल नए जैसे बना सकते हैं। चलिए अगला टिप्स है कप को लेकर। कप हो या फिर कांच की गिलास हो, काफ़ी सारे हम सभी किचन में रखते हैं लेकिन कुछ का यूज़ नहीं होता है और ऐसे ही रखा रहता है तो धूल डस्ट भी लगती है और कई बार ढेर सारे बर्तनों के बीच में के रह के टकरा के इसकी जो हैंडल होती है वो टूट जाती है। तो इसे आप सही तरीके से रख सकते हैं और जब फिर ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इसे रखने का भी तरीका है, आप क्या करें, जो पहले 1 कप को रखें और उसमें दूसरे कप की हैंडल को इस तरीके से लगा के रखें जिससे कि इसकी हैंडल टूटेगी नहीं। अब आपके पास जैसे बहुत सारे शूज है या सैंडल है, बच्चे खरीदते रहते हैं, हम बड़े भी खरीदते हैं, तो जो उसका बॉक्स होता है ये काफ़ी मजबूत होता है। तो इसे ना फेंके और इस तरीके से इसमें कांच की गिलास हो या फिर कॉफ़ी मग हो, चाय की कप हो, आप इस तरीके से जब रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी, धूल डस्ट भी नहीं लगेगी। और किचन में जब हम बर्तन रखते हैं तो यूज़ भले ही नहीं होती है लेकिन जो मसाले छौंकते हैं या पराठे बनाते हैं तो उसके धुआं से चिकनाई बैठ जाती है इस पे, तो वो गंदा भी नहीं होगा और इस तरह से सुरक्षित भी रहेगी। अगला टिप्स है मूंगफली की चटनी हो या मूंगफली की कोई भी रेसिपी बनाना हो या ऐसे भी खाना हो, अच्छा लगता है लेकिन इसका छिलका हटाना बहुत मुश्किल लगता है और अगर छिलका हम हटाते भी हैं तो जो मूंगफली है वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तो आज मैं तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि छिलका भी आसानी से निकल जाएगी और सारे ही मूंगफली साबुत रहेंगे, टूटेंगे नहीं, थोड़े बहुत टूटेंगे पर ज़्यादा नहीं। आपको क्या करना है, इस तरह की छन्ना ले लेना है या फिर जो बारीक जाली वाली जो छन्ना आती है वो भी ले सकते हैं और इस तरह से गैस का फ्लेम लो रख के आपको ड्राई रोस्ट करना है। इस तरह से जब रोस्ट करते हैं तो मूंगफली बहुत अच्छे से भुन जाती है और उसका छिलका भी आसानी से निकल जाती है, लेकिन गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। थोड़ा टाइम लगेगा, जब अधिक मात्रा में जब आप मूंगफली को भूनेंगे तो समय तो लगेगी लेकिन मूंगफली के एक भी दाने नहीं टूटेंगे। तो मैं सभी दाने को भून ली हूँ, यानी कि मूंगफली ढेर सारे भून ली हूँ और इस तरह से अब हल्के हल्के हाथों से इसका छिलका हम हटा लेंगे तो आसानी से छिलका हट भी जाती है और दाने भी इसके नहीं टूटते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। चलिए नेक्स्ट आइडिया देखते हैं।
कई बार कैंची में जंग लग जाती है और अगर थोड़ा सा भी जंग लग गया और उसे उसी वक्त ना क्लीन किया जाए तो फिर पूरे ही कैंची में जंग लग जाती है और वो कैंची बेकार हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी जंग लगा हो या बहुत ज़्यादा जंग लगा हो, सालों पुराना कैंची हो, तो उसे साफ़ करने का मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको ले लेना है हार्पिक और हार्पिक को वहाँ पे रखना है जहाँ पे कैंची में जंग लगी हुई है और जितना भी कैंची ख़राब है, जंग लगी हुई है, तो उस पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा हार्पिक डाल के और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए या फिर कोई पुराना सॉक्स पहन लीजिए, क्योंकि हार्पिक में स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं तो डायरेक्ट उसे छूना ठीक नहीं रहता है, हाथ में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप ग्लव कैरी बैग ही बांध लें और उसके बाद स्क्रबर की मदद से इस तरीके से उसे साफ़ कर लेना है। बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है हार्पिक से। और अच्छे से साफ़ करने के बाद आपको पानी से इसे धो लेना है। पानी से धोने के बाद पोंछ लीजिए, कॉटन का कोई कपड़ा है, रुमाल है तो उससे बढ़िया से पोंछ लीजिए, क्योंकि पानी रहेगी तो फिर दोबारा से इसमें जंग लग सकती है। उसके बाद आप कैंची में थोड़ा सा ऑयल लगा दें। अगर सरसों तेल है सरसों तेल लगा दीजिए, नहीं तो सिलाई मशीन की जो ऑयल आती है वो भी आप थोड़ा सा कैंची पे लगा देंगे तो इससे कैंची हल्की भी हो जाती है और अगर थोड़ा सा पानी भी लगा होगा तो दोबारा से जंग नहीं लगेगी। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक अगर अच्छे से क्लीन ना किया जाए तो बर्तन धोने का मन नहीं होता है, ना ही यहाँ पे कोई और काम करने का मन होता है, जैसे कि साग भाजी साफ़ करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं इसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से किचन सिंक को आप चमका सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना गंदा है, पानी की जो सफ़ेदी है वो जमा हो गई है, साथ में ऑयल घी की चिकनाई भी सिंक में लग गई है। तो इसे साफ़ करने के लिए 1 चम्मच भर के लेंगे बेकिंग सोडा और आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम डिटर्जेंट पाउडर। जो भी आप कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए। उसके बाद हमें लेना है इसमें नमक से स्क्रबिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए आधी चम्मच जितना या फिर ज़्यादा भी आप ले सकते हैं नमक रख लीजिए। सफ़ेद नमक लेना है जो खाने में यूज़ करते हैं। और अब लास्ट में लेना है विनेगर, तो 1 ढक्कन भर के हम विनेगर रखेंगे। इन चारों चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक पावरफुल ये रेमेडी बन के तैयार होती है, जिससे कि चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो किचन सिंक या फिर किचन सिंक के आसपास की जो टाइल्स होती है वो सारी ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब स्क्रबर की मदद से पूरे सिंक में आपको लगा देना है और लगाने के बाद चाहें तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो साथ साथ भी आप क्लीन कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद ये जो चिकनाई है वो तो ख़त्म होती ही है, साथ में जो पानी की सफ़ेदी है वो भी तुरंत साफ़ हो जाती है। आप इस सॉल्यूशन को बना के बाथरूम की जो टाइल्स होती है या फिर जो वॉश बेसिन है उसकी क्लीनिंग इस तरीके से कर सकते हैं, तो बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी आपकी बाथरूम भी और वॉश बेसिन भी। तो इस तरह से क्लीन कर लेना है। और अब ये जो जाली है किचन सिंक की उसे भी हम ब्रश की मदद से साफ़ कर लेंगे, किचन टैप को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम पानी से इसे धो लेंगे। मैं धो के आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल नए जैसी हो गई है और कितना गंदा था ये, और मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे हैं इसे क्लीन करने में। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो साथ साथ भी आप क्लीन करेंगे तो भी आसानी से क्लीन हो जाती है। ना ही ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, आसानी से ये एकदम साफ़ हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसी हो गई है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। लास्ट टिप्स है मग को लेकर। जब हम बाथरूम में मग यूज़ करते हैं या फिर ऐसे भी क्लीनिंग के लिए हम मग अलग से रखते हैं, तो अगर उसकी समय पे क्लीनिंग ना किया जाए तो ये हाल हो जाती है, चिकनाई बुरी तरह से बैठ जाती है और इसे क्लीन करने में बहुत टाइम भी लग जाते हैं। तो एक मैं ऐसा जादुई नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे कि 2 मिनट में आप इसे नए जैसे बना सकते हैं। चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्लास्टिक की जो भी बर्तन है जैसे बकेट हो गया, टब है या फिर मग है, उसे आप 2 मिनट के अंदर में क्लीन कर सकते हैं। तो आपको ले लेना है 1 चम्मच भर के नमक। अगर ज़्यादा प्लास्टिक के बर्तन को आपको क्लीन करना है तो 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं, सफ़ेद नमक जो आप खाने में यूज़ करते हैं। अब लेना है 1 चम्मच आपको बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जितनी भी गंदगी होती है उसे क्लीन करने में हेल्प करती है। अब लेना है हमें शैम्पू, तो 1 रुपये की पाउच है तो उसे आप ले लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच आप माप के शैम्पू कोई भी ले सकते हैं। और अब इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद लास्ट
लास्ट में रखेंगे विनेगर। विनेगर से जितने भी डर्ट होते हैं वो तुरंत फूल जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और फिर आसानी से क्लीन भी हो जाती है। तो विनेगर मिक्स करने के बाद जितना भी मग है या जो बकेट है, टब है, उस पर इसको लगा देना है। स्क्रबर की मदद से या फिर हाथ से ही लगा दीजिए और लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर रगड़ के साफ़ कर लीजिए। जो भी रफ़ वाली स्क्रबर होगी उससे रगड़ के साफ़ कर लीजिए। तो इस तरीके से ये फटाफट क्लीन हो जाती है और बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो मैं दोनों ही मग को साफ़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कितना गंदा है। तो मैं इसे लगा के और 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। और अब हम कोई स्क्रबर ले लेंगे रफ़ वाली और उससे रगड़ के दोनों मग को साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से जब आप साफ़ करते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से साफ़ होती है और कम टाइम में क्लीन होती है और एकदम नए जैसी हो जाती है। तो मैं दोनों ही मग को साफ़ करके और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया से साफ़ हो गई है। ये सच में बहुत ही जादुई नुस्खा है। तो एक बार इस तरीके से जितने भी गंदे टब होंगे या बकेट होंगे या फिर बाथरूम की जो टाइल्स है उसे ही क्लीन करके देखिएगा, आसानी से क्लीन हो जाएगी। जो पानी के दाग धब्बे हैं वो सब भी साफ़ हो जाते हैं। तो मैं अब इसे धो लेती हूँ और धो के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना साफ़ हो गया है, एकदम नए जैसी हो गई है और पहले कितना गंदा था। तो ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।